हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से आपका महिंद्रा के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं स्टेट एसटी नंबर 50S लेकर मैं आया हूं। स्पीड टेस्ट नंबर 50 है जिसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और उनके करेक्ट आंसर देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है 3 गलत है। एक सही है 3 गलत है, 3 क्यों गलत है, क्या संभावनाएं थी इनकी गलत होने की, इन पे चर्चा करेंगे। सो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न क्या है देखिए। सबसे पहला प्रश्न कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 50, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बोर्न इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। देखो भैया, जब भी राम प्रसाद की बात आए तो सीधी कहानी एक ही दिमाग में आती है, काकोरी की। आइए समझें। अगर हम बात करते हैं मित्रों, अ, अगर हम बात करते हैं काकोरी की, अगर हम बात करते हैं काकोरी क्रिया की, चूंकि पहले ये शब्द लगता था काकोरी कांड, बाद में इसको बदल के काकोरी क्रिया किया गया है 9 अगस्त 1925। और काकोरी क्रिया में हमेशा नाम किसका आता है? नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। वैसे आपको मैं साफ बताऊं, राम प्रसाद बिस्मिल किस शहर से जन्मे थे या किस शहर के थे, तो वो थे भैया शाहजहांपुर से। कहाँ थे बालक? शाहजहांपुर से। लखनऊ से 163 किलोमीटर की दूरी पे, लखनऊ से 163 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहांपुर स्थित है। और अगर दिशा की बात करें तो यह दिशा जो है पश्चिम क्षेत्र है। लखनऊ से पश्चिम 163 किलोमीटर पे शाहजहांपुर है। लखनऊ, हरदोई, फिर शाहजहांपुर। ओके, सो शाहजहांपुर के थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। काकोरी क्रिया में इन्होंने क्या किया था? 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन जो ब्रिटिश हुकूमत की थी उसमें हथियार थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के हथियारों की लूटपाट की थी और जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? शाहजहांपुर। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? गोरखपुर, गोंडा, बहराइच या प्रतापगढ़? आपको बताना है किस जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अमीर खुसरो वॉज बोर्न इन विच ईयर। अमीर खुसरो का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1255, 1254, 1253, 1252 या 1252? सो करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। अमीर खुसरो वही हैं जिन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। 1953 के जन्मे थे ये। आइए थोड़ी सी इनके बारे में बात समझे हम लोग। अमीर खुसरो, इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। एक बात, इन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल देखा था। राजाओं का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ने ही, आपने पढ़ा होगा मित्रों, तबला और सितार, तबला और सितार की खोज की थी इन्होंने, अमीर खुसरो ने। ओके, इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। और ये किसके दरबार के प्रमुख रहे हैं? तो आपको कभी भी अगर समय मिले तो आप नाम देंगे, अलाउद्दीन खिलजी साहब का। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये मिलते हैं। समय है 1253 इनके जन्म का। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है? 1253। ओके, उम्मीद है मित्रों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है, बाय whom was the foundation of the Sarki dynasty in जौनपुर लेट। जौनपुर में सरकी वंश की नींव सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी? इब्राहिम खान, मलिक उसराक को, मलिक कपूर को या मलिक क्वार्सफॉल को? वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है, जौनपुर शहर की बात करें बच्चों तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में अगर मैं कहूँ तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक।
सो फिरोज शाह तुगलक जो है जूना खान या जौना खान के छोटे भाई थे, माने मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे, और उनके द्वारा ही जौनपुर सिटी को बसाया गया था। सो जो जौनपुर सिटी बसाया गया था, सो उन्हीं के समय में ये थी बातें। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था, और जौनपुर शहर में जो सरकी वंश बसाया, सरकी वंश, वो बसाने वाले व्यक्ति थे मलिक उसराक। मलिक उसराक माने बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्या ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन जो है वो बच्चों क्या है? सही है। मलिक उसराक साहब ने जौनपुर सिटी जो है वो क्या किया था, मतलब सॉरी, जौनपुर में सरकी वंश की नींव रखी थी, जबकि जौनपुर सिटी को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था अपने बड़े भाई जूना या जौना खान की याद में, उनके नाम से बना था जौनपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। When was the ताजमहल included the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? इसको याद करने का सिंपल तरीका यही है कि जब इंडिया ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, वही समय है जब इसे ताजमहल को यूनेस्को के धरोहर में जोड़ा गया। सो वर्ल्ड कप तो सभी को याद होगा, सन 83। सो सन 83 जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ताजमहल को जोड़ा गया था सन 83 के समय। आइए ताजमहल के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था बच्चों। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। याद में बनवाया गया था। एक बात। अच्छा, ताजमहल के जो वास्तुकार थे उस्ताद इंशाअल्लाह खान और अहमद लाहौरी थे। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल संस्कृति कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड यूएन की एक आप एजेंसी कह सकते हैं, जो विश्व स्तर पे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग को क्या करती है, एक धरोहर सूची में शामिल करती है, जो काफ़ी उम्दा दिखते हैं, काफ़ी बेहतरीन होते हैं, और विश्व स्तर में उसको एक नई पहचान मिलती है। लोग उस साइट को घूमने या देखने के लिए जाते हैं। सो ये धरोहर में जोड़ा गया ताजमहल को। सो ताजमहल के लिए क्या करेक्ट आंसर है? 1983। अगला प्रश्न है, मिर्जा वाजिद अली शाह वॉज द किंग ऑफ अवध। मिर्जा वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। मिर्जा वाजिद अली शाह अवध के किस नंबर के नवाब थे? 10वें, 11वें, 12वें या 5वें नवाब थे? सो कौन से नवाब थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। 10वें थे, 11वें थे, 12वें थे या 5वें थे? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 11वें थे। ठीक है, अगर मैं कहूं मिर्जा वाजिद अली शाह, मिर्जा वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह 11वें नवाब थे। नवाब अवध, शान अवध होता है, वैसे नवाब थे ये, नवाब अवध थे। सो अवध के नवाबों में 11वें नंबर पे थे मिर्जा वाजिद अली शाह। सो करेक्ट आंसर क्या है? 11th है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध? अवध के पहले नवाब कौन थे? भाई यहाँ नवाब रहते थे, कबाब खाते थे। सो अवध के पहले नवाब कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह, शादत अली शाह, मोहम्मद अली शाह। अवध के पहले नवाब कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर है शादत अली शाह खान। कौन है? शादत अली खान। नवाब शहादत अली खान नवाब अवध के
पहले नवाब थे, नवाब थे ये नवाब शादत अली खान साहब जो हैं वो पहले नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे, अर्थात हमारे लखनऊ के नवाब थे। इनके नाम से ही शादत अली जो है, शादत खाना, शादत अली चौराहा भी है फेमस, जो प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, बेगम हजरत महल ये 1857 की क्रांति में रही हैं। वाजिद अली साहब के नाम पे प्राणी उद्यान है। और मोहम्मद अली साहब ये शौकीन मिजाजों के थे। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्या प्रश्न है। बेगम हजरत महल वॉज वाइफ ऑफ विच नवाब ऑफ अवध? बेगम हजरत महल किस अवध नवाब की बेगम थी या पत्नी थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, वाजिद अली शाह, शादत अली खान, मोहम्मद अली खान या नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर कौन है? आंसर है वाजिद अली शाह साहब। ठीक है, किसके नाम से है? वाजिद अली शाह। ठीक है, आइए देखें, नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली खान, नवाब वाजिद अली खान की बेगम है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इन्हीं के नाम से लखनऊ प्राणी उद्यान भी है बच्चों। क्या है? लखनऊ का प्राणी उद्यान भी इन्हीं के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ऐसे नवाब वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल कौन थी इनकी? इनकी ये इनकी और बेगम थी, और ये ऊपर इनके ये शौहर थे। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो नवाब की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में उनके अहम भूमिका निभाई थी, जो लखनऊ से लीड कर रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिफर द आगरा एंड इट्स मॉडर्न नेम? आगरा को इसके आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मेगास्थनीज था, अल्बरूनी था, टॉलमी थे या नन ऑफ दीज थे? आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला व्यक्ति कौन था? इसमें कोई भी आंसर नहीं है मित्रों, नन ऑफ दीज है। आइए आगरा के बारे में कुछ जानकारी ले देते हैं आपको। अगर हम बात करते हैं लोधी वंश की, अगर हम बात करते हैं लोधी वंश की, लोधी वंश के जो संस्थापक रहे हैं, वो उनका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। ये और पूरे लोधी वंश का जो समय काल था मित्रों, वो था 1451 से लेके 1526 का समय। और सिकंदर लोधी का जो समय रहा है उसमें वो 1489 से लेके 1517 का समय है। अब चूंकि बात करते हैं हम लोग सिकंदर लोधी की, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा बसाया था तथा 1506 में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आगरा शहर है। इसका करेक्ट आंसर, चूंकि नन ऑफ दिस था, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं। इन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। ये अलबरूनी, ये अगर मैं कहूँ तो महमूद गजनवी के समय काल में तहकीक कुला किताबुल हिंद दिए। प्रोफेसर टॉलमी साहब ये जोग्राफियन थे, जो उन्होंने पृथ्वी के घूमने और जियोसेंट्रिक जैसी थ्योरी के सिद्धांत को संदर्भित किया था, बताया था। अब एक अगला प्रश्न आपके समक्ष है हमारा, क्या कहता है? In which year the capital of the United Province was shifted to from Allahabad to Lucknow? किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था?
1911 में, 1901 में, 1921 में या 1931 में? सो बात हो रही है यूनाइटेड प्रोविंस माने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की गई राजधानी, समय था 1921 का। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आज इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। 1920 और 21 के समय इसका नाम था संयुक्त प्रांत जी। और संयुक्त प्रांत में अगर मैं कहूँ इलाहाबाद, वर्तमान नाम में अगर कहूँ इसका, तो प्रयागराज से राजधानी लखनऊ, प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर, स्थानांतरित की गई। थी। तो उम्मीद है मित्रों ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रही। तो सही आंसर क्या है आपका? 1921। सो करेक्ट आंसर इज 1921 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके समक्ष हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन स्टार्टेड द ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड स्कीम, बेस्ड ऑन द ODOP स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बेस पे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वो ODOP योजना पे आधारित एक जिला एक वेटलैंड योजना शुरू करने की बात कही है? तो ये केरला का है, वेस्ट बंगाल का है, गुजरात का है या उत्तर प्रदेश का है? सो चूंकि हम लोग UPG के पढ़ रहे हैं, आप प्रश्न चिन्ह से भी देख सकते हो अंकित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ODOP की बात करते हैं, सो ODOP के लिए हमेशा क्या उत्तर प्रदेश है, जो एक जिला एक वेटलैंड की बात कर रहे हैं। वैसे फिलहाल मैं आपको बता दूं ODOP क्या है। ODOP का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, हर जिले का एक उत्पाद होना चाहिए। अब आप सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसी के तर्ज पे या इसी की व्यवस्था को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में एक और व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसे क्या कहा गया है? जिसे कहा गया है वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन वेटलैंड। वैसे आपको बता दें वेटलैंड की जब भी बात आती है, सो वेटलैंड क्या है? मान लीजिए अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र इस तरह से है और जहाँ से कोई नदी निकल के आ रही हो, ऐसी नदी बह रही हो मान लीजिए ऐसे करके, और नदी के किनारे का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जो है कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए कि जहाँ बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे हों, कुछ वाटर के पार्ट हों, पशु पक्षी हो गए वहाँ पे, हाँ, तो ये इस तरह का जो जीव बन जाता है, ऐसे बने क्षेत्र को ही हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड की जागरूकता के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को FEBRUARY को दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड का सिस्टम हमारे यहाँ यूपी में जो है स्टार्ट करने की अभी पहल चली है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला। सो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, डी ही इसका क्या है? करेक्ट है। अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। Which place of the Uttar Pradesh doesn't the tourist train of the pass the during of the journey of the अम्बेडकर सर्किट? अम्बेडकर सर्किट के अंतर्गत पर्यटक अपनी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? अम्बेडकर सर्किट अंतर्गत पर्यटक ट्रेन यात्रा उत्तर प्रदेश के स्थान से गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए ध्यान दें। अम्बेडकर सर्किट अंतर्गत पर्यटक ट्रेन की यात्रा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
चूंकि पर्यटन का क्षेत्र है तो देख रहे हैं ऑप्शन में सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सारनाथ है। क्या करेक्ट आंसर है? सारनाथ है। अगर मैं कहूँ कि सिंपल आप लोग पढ़ते हैं पर्यटन दिवस, क्या पढ़ते हैं? टूरिज्म डे। आप सभी पढ़ते हैं ना टूरिज्म डे। लास्ट एसटी में ये क्वेश्चन भी आया था। टूरिज्म डे मनाया जाता है हर साल 27 सितंबर को। कब मनाते हैं हम लोग? 27 सितंबर को मनाते हैं टूरिज्म डे। अच्छा बच्चों, एक और बात समझेंगे। क्या समझेंगे? कि अंबेडकर सर्किट, अंबेडकर सर्किट योजना के अंतर्गत जो पर्यटक हैं, माने जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट को कहाँ का दर्शन कराया जाएगा? उन्हें दर्शन कराया जाएगा सारनाथ का। कहाँ का कराया जाएगा? सारनाथ का। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसके लिए? सारनाथ। सो सारनाथ, अच्छा सारनाथ कहाँ है? सारनाथ जो है वाराणसी के पास में है। और मौर्य काल की परंपराएं जो है, यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी के एविडेंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मौर्य डायनेस्टी के एविडेंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। मौर्य डायनेस्टी के जो एविडेंस हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। स्पेशली हम कहें अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अशोक के शिलालेखों का प्रमाण यहाँ से मिलता है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है और उम्मीद है कि ये सभी बच्चे जान रहे होंगे। सिंपल है। कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व इज लोकेटेड ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? कुकरेल वन अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुकरेल की बात करते हैं, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? क्या है इसका करेक्ट आंसर? सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ होना चाहिए। लखनऊ में कुकरेल वन अभ्यारण्य है, जहाँ पे छोटे छोटे क्रोकोडाइल, आप कह सकते हो मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ ना कहें, घड़ियाल बोल सकते हैं। घड़ियाल या मगरमच्छ के छोटी छोटी प्रजातियां जो हैं यहाँ पे उनके पुनर्वास केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, जिनसे हम देख पाते हैं कैसे उनका प्रजनन होता है, किस तरीके से वो व्यवस्थाओं में उछल पाते हैं। तो अगर हम बात कहें लखनऊ में कुकरेल वन अभ्यारण्य है, जहाँ क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन प्लेस हैं, उनके जो हैं पुनर्वास केंद्र भी बनाए गए हैं। किसके? घड़ियाल के। घड़ियाल। आप अगर चाहें तो मगरमच्छ जैसी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ दूसरा होता है, घड़ियाल दूसरा होता है। ठीक है, तो उनके जो है यहाँ पे मिलते हैं। और ये कुकरेल वन कहाँ है? कुकरेल वन लखनऊ में ही है मित्रों। क्या है? लखनऊ में। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। अब अगला प्रश्न है, आयरन ओर्स मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? लौह अयस्क मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है बांदा है, बनारस है, ललितपुर है या हमीरपुर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों क्या है? ललितपुर है। आइए हम आपको दिखाएं कि किस किस तरह से आप इसको समझेंगे। ऐसे अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये आता है हमारा ललितपुर का। ललितपुर का हिस्सा आता है, और ललितपुर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जो आयरन ओर्स के लिए फेमस है, माने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, क्या है? ललितपुर। सो करेक्ट आंसर क्या है? ललितपुर है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ललितपुर अगर मैं कहूँ तो ये तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से क्या है? ये तीन ओर से घिरा हुआ है। सो इस तरह से है ये ललितपुर का क्षेत्र, और जहाँ पे लौह अयस्क की जो है चीज़ें, लौह अयस्क की जो खाने हैं, जो वस्तुएं हैं, वो यहाँ से मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है?
देवबंद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया है? क्योंकि देवबंद एक जगह है, उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ या सहारनपुर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सहारनपुर है। सहारनपुर इसका करेक्ट आंसर क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान है और इस स्थान से ही जो है यहाँ से देवबंद आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है वो प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? सहारनपुर से। सहारनपुर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में सबसे आप पश्चिम क्षेत्र में अगर देखेंगे इसकी लोकेशन इस तरह से, कुछ इस तरह से करके यहाँ पे आपको मिलेगा सहारनपुर, एकदम पश्चिम क्षेत्र के बॉर्डर के पास में जो है वो अंकित है उत्तर प्रदेश में, इस तरह से सबसे लास्ट में। यहाँ क्या आपको मिलेगा? सहारनपुर का रीजन जो है मिलता है, लोकेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द 91th फाउंडेशन डे ऑफ द विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? क्या लिखा है? 91वां फाउंडेशन डे, 91 फाउंडेशन डे विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां जो है स्थापना दिवस किस शहर से आयोजित किया है? आपके सामने ऑप्शन है प्रयागराज है, आगरा है, कानपुर है या लखनऊ है। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज एकदम करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं इंडियन एयर फोर्स ने 91 डे स्टार्ट कहाँ से किया था? प्रयागराज से किया था। कहाँ से किया था? प्रयागराज से किया था इन्होंने 91वां। सो करेक्ट आंसर क्या है? प्रयागराज। सो प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है चीज़ों आपको समझ में आ रही है, क्लियर है मित्रों। सो प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। अगला है रिसेंटली द हिंदुजा ग्रुप वॉज साइन एन एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेटअप अ प्लांट। हाल ही में हिंदुजा समूह के किस राज्य सरकार ने के साथ में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है? हिंदुजा समूह है। हिंदुजा एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री सेक्टर है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल सेटअप का प्लांट लगाने की बात कही है। आपको बताना है हिंदुजा ग्रुप ने किस प्रदेश सरकार से इसके लिए टाई किया है? मध्य प्रदेश से किया है, महाराष्ट्र से किया है, गुजरात गवर्नमेंट से किया है या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो उत्तर प्रदेश के साथ में किया है। अगर हम कहें हिंदुजा ग्रुप टाई विथ यूपी गवर्नमेंट से टाई किया है, किसके लिए? ये बात की गई है इलेक्ट्रिक वाहन और संयंत्रों को बनाने के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों को और इलेक्ट्रिक संयंत्रों को बनाने के लिए यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द टारगेट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ अ कोर्स गेन टू हाउ मेनी lakhs ऑफ मेट्रिक टन्स फॉर द ईयर 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में मोटे अनाज के खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर कितने लाख मीट्रिक टन कर दिया है? यूपी सरकार 2023 में जो मोटा अनाज है उसे खरीदेगी और उसको बढ़ाकर कितने % या कितने लाख मीट्रिक टन कर दिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2.82 लाख मीट्रिक टन है, 3.82 लाख मीट्रिक टन है, 4.82 लाख मीट्रिक टन है
या 5.82 लाख मीट्रिक टन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो है 5.82 लाख मीट्रिक टन। इसका क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको? 5.82 लाख मीट्रिक टन। हम जब भी बात करते हैं मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज में ऐसी वस्तुएं आती हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, चना है, मटर है, इत्यादि चीज़ें जो है मोटे अनाज में आती हैं। मोटे अनाज को पहले के लोग जो है भोजन में लेते थे। आज चूंकि इनका उत्पादन कम होता है तो लोग इनको जो है सुगमता से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। थोड़ी सी ये चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी इसको सरकार ने खरीदने का प्रयास किया है और मोटे अनाज को देकर लोगों को जो है न्यूट्रिशन या पोषण देने की बात कही है, जिसका बढ़ाने की बात जो की है 5.8 लाख मीट्रिक टन के आसपास मोटा अनाज खरीदने की यूपी सरकार के द्वारा एक मुहिम है, एक व्यवस्था है जो चलाई गई है। अभी अगला प्रश्न क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड द ऑर्गेनाइज ग्लोबल कृषि कुंभ 22.0? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या मेरठ? क्या इसका करेक्ट आंसर है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो आइए देखें, वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 का निर्णय लिया है बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। ये देखें, लखनऊ में ग्लोबल कृषि कुंभ 2.0 स्कीम की लॉन्चिंग लखनऊ से सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया है। कहाँ से लिया निर्णय? लखनऊ से इसका निर्णय लिया है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर डिड द नवाब आशिफुद्दौला शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ? नवाब आशिफुद्दौला ने किस वर्ष अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था? नवाब आशिफुद्दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ, अच्छा फैजाबाद का आज वर्तमान में नाम है अयोध्या। इस समय अयोध्या में आप चकाचौंध देख रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, 1775, 1774, 1773 या 1772। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है मित्रों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1775 में। 1775 में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ रखने की बात कही गई है। लखनऊ रखने की बात कही गई है और नवाब आशिफुद्दौला ने ये बात कही है। तो 1775 जो है इसका करेक्ट आंसर है मित्रों, बिल्कुल सही आंसर है 1775। अब अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा है, प्रयागराज है, लखनऊ है या वाराणसी है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज। प्राचीन नाम अगर कहें तो इलाहाबाद। यहीं पर आनंद भवन भी है। मैं आपको कुछ बताऊंगा कि क्या क्या जो है स्थल या क्या क्या कार्यालय प्रयागराज में है। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले तो आप इसको बता सके। जैसे आनंद भवन, इसके बाद मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, इसके बाद में
जैसे यूपी बोर्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का कार्यालय, जैसे यूपीपीएससी कार्यालय, ठीक है, इत्यादि प्रमुख जो हैं, जैसे एक और आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग पे बार काउंसिल आयोग का कार्यालय, तो ये प्रमुख कार्यालय जो हैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रमुख कार्यालय हैं, आप इन्हें याद रखें, गलत ना हो, ये चीज़ें क्लियर रहें आपके मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नेम ऑफ द ब्लड सेल दैट द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। प्लेटलेट है, जर्म सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड सेल्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स है। अगर हम बात करते हैं ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब हम ये कह दें मानव की जो रोगों से क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी एंड सेफ ऑफ डिसीज, बीमारियों से लड़ने की रक्षा करे और इम्यूनिटी पावर को अगर वो बढ़ाता है। सो आपको करेक्ट आंसर क्या देना है? डब्ल्यूबीसी। सो डब्ल्यूबीसी ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि व्हाट पार्ट 4 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 से संबंधित है। ऑप्शन है यूनियन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मित्रों है DPSP, माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए देख लेते हैं एक बार। DPSP को पार्ट नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में बताया गया है। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये पार्ट नंबर 5 में है। सिटीजनशिप की बात करें ये पार्ट नंबर 2 में है। फंडामेंटल राइट की बात करें ये पार्ट नंबर 3 में है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख बातें हैं। ऐसे पार्ट 4 जो है आपका फंडामेंटल जो है DPSP है। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, यूनियन एग्जीक्यूशन जो है ये पार्ट नंबर 5 में है। सो उम्मीद है मित्रों आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्लेन एंगल ऑफ अ सप्लीमेंट क्वांटिटी, नेम ऑफ इट्स यूनिट। देखो भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करते हैं या समतल कोण में, तो समतल कोण जहाँ होता है वहाँ लग जाता है हमेशा रेडियन। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। सो रेडियन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टेरेडियन जब 3D डायरेक्शन में अगर हो तो वहाँ पे कुछ अलग हो, मोमेंटम संवेग है वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रेडियन। रेडियन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। समतल कोण का एक पूरक मात्र है जिसका नाम इकाई अगर कहें तो रेडियन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है सच्चर कमिटी इज रिलेटेड विथ।
सच्चर की जो समिति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इन इंडिया, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया, और नन ऑफ अबव। सोचिए, अगर बात की जाए यहाँ पे सच्चर संबंध है, सच्चर समिति के संबंध की बात की गई है, सच्चर कमेटी को बताया गया है। सच्चर कमेटी ये जो रिलेट करता है, अगर मैं कहूँ सो ये रिलेट करता है मुस्लिम्स को। ये रिलेट करता है किसको? मुस्लिम्स को। किसको? मुस्लिम्स को। इसका रिलेशन कहाँ दिखता है? इसका रिलेशन दिखता है कि किस तरीके से हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोशल, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोशल इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्षेत्र में हम उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उनको रिजर्व करें, किस तरीके से उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, ये उसकी बात की गई है। अगर हम कुछ जैसे भारतीय संविधान से कोरिलेट करना चाहें तो आप आर्टिकल नंबर 29 देखते हैं, जहाँ पे शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भी विषय दिया जाता है अल्पसंख्यकों को। चूँकि मुस्लिम हमारे देश में अल्पसंख्यक की संख्या में थे। 2011 की अगर जनगणना पे हम एक दफ़े चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से लगभग 17 से 18% जो है मुस्लिम थे। अभी वर्तमान में लगभग इनका आंकड़ा 20 प्लस, मतलब 22 के आसपास है, 22% के आसपास है लगभग। मैं अप्रॉक्सीमेट तो नहीं बता, अप्रॉक्सीमेट लगभग 22% के आसपास है जो है। सो सच्चर कमेटी का जो रिलेशन है वो सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस के आधार पे आप किसको कहेंगे? आप कहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। कितना? मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया। और 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 17.5 से 18% मुस्लिम जो है हमारे इंडियन रीजन में है। ठीक है, 2011 के हिसाब से। अब मित्रों हम बात करते हैं आज के सेशन का जो हमारा एक लास्ट पोर्शन है, अंतिम प्रश्न है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। एक बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद है आप इसको समझ में आएगा। सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, सिलिकॉन एक बहुलक है। ऑप्शन है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, अगला है डायमेथिल डाइक्लोरोसिलेन का, इसके बाद में अगला है सिलेन का, फिर अगला है टेट्रा एल्किल सिलेन का। तो किसका बहुलक है ये आपको बताना है। बहुलक की जब भी हम बात करते हैं तो बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर्स। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। बहुत ढेर सारे छोटे छोटे सिंगल कहलाते हैं मोनोमर्स। क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स। मतलब हम जब किसी एलिमेंट, किसी तत्व की बात करते हैं, उनके छोटे और सूक्ष्म कण अगर एक हैं, सिंगल हैं, एक है, एकल है, तो वो मोनोमर्स है। लेकिन जब उसकी बहुत संख्या हो जाती है, बहुतायात संख्या हो जाती है, बहुतायात अगर उनकी संख्या हो जाती है तो वो पॉलीमर बनाते हैं। उसी तरीके से आज हमें यहाँ सिलिकॉन के बहुलक को बताना है। जो सिलिकॉन का बहुलक है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, डाइमेथिल डाइक्लोन सिलेन है या टेट्रा एल्किल सिलेन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो मुझे लगता है मित्रों वो बी वाला है। ठीक है, डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलोन जो है, यस इज द करेक्ट आंसर। डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलोन ये सिलिकॉन पॉलीमर जो है उसका एक क्या है? एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की चीज़ें जो हैं मित्रों अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से आपको क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं था। सो आज का जो सेशन है मित्रों वो मैंने आपको पूरा लगभग सभी मैंने आपको क्वेश्चन बताए। 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन थे। एक बार आप सभी, अगर मैं कहूँ यूपी को यूपी को अच्छे से पढ़ें, यूपी के बारे में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से यूपी के बारे में आप अध्ययन करें, और ताकि आप इसमें भविष्य में अच्छा और गुड और एक बढ़िया परफॉर्मेंस आप दे सकें। ठीक है, सो आज की इन्हीं बातों के साथ में मैं मित्रों सेशन को समाप्त करता हूं, और अगली बार स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 51 के साथ हम लोग मिलेंगे, और 51 में जो भी हमारे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे
उन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे ताकि हमें भविष्य में वहाँ से कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से समझ में आएँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।